अक्सर जब हम किसी अ, शारीरिक बीमारी की बात करते हैं ना, तो सब कुछ कितना मतलब सटीक और वैज्ञानिक सा लगता है, जैसे हम्म, कोई इंजीनियरिंग का ढांचा हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर कोई हड्डी टूटी है, हम्म, तो एक्सरे मशीन में एक साफ सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है हम्म, और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भाई ये रही समस्या और इसे प्लास्टर से ठीक कर देंगे। हाँ, ये एक बहुत ही सीधा और बाइनरी नजरिया है। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। शरीर के स्तर पर ना सब कुछ बहुत साफ, स्पष्ट और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सही बात है। और ये बात इंसान को बहुत तसल्ली भी देती है। हम्म, मतलब हमारा मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कि चीजें हमें दिखाई दें, उन्हें एक साफ सुथरी कैटेगरी में रखा जा सके। बिल्कुल, हम हर चीज का कोई ठोस कारण खोजना चाहते हैं। या हाँ, लेकिन फिर जब हम इंसान की भावनाओं, उसके तनाव और दिमाग के काम करने के तरीके को देखते हैं ना, हम्म, तो अचानक वो जो एक्सरे मशीन है, वो काम करना बंद कर देती है। सही कहा आपने। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो सच कहें तो बहुत ही उलझी हुई और धुंधली सी है। मतलब मन का कोई एक्सरे तो होता नहीं है जो बता सके कि इंसान अंदर से क्यों टूट रहा है। है ना? बिल्कुल। इंसान के दिमाग और भावनाओं की जो दुनिया है ना, वो डायग्नोस्टिक नज़रिए से किसी बहुत ही गहरे और धुंधले पानी जैसी है, जहाँ कुछ भी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता। हम्म। तनाव, अवसाद या बेचैनी की कोई स्पष्ट सफ़ेद लाइन नहीं होती, जिसे हम स्कैन करके दिखा सकें। और इसी धुंधले पानी में स्पष्टता खोजने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमारे स्रोतों का ये जो समूह है, वो एक तरह की मानसिक एक्सरे मशीन का काम करने वाला है। क्या बात है! बहुत अच्छी तुलनाएँ हैं। शुक्रिया। तो आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राचीन दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं, और वो है स्थित प्रज्ञ। इसके लिए हमारे पास स्वामी मुकुंदानंद और श्री गीता रस रत्नाकर की गीता की विस्तृत व्याख्याएं हैं। जो कि बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। बिल्कुल। और साथ ही एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, जीवन मुक्ति विवेक। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज का एक मॉडर्न अकादमिक शोध पत्र भी है, जो कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस पर आधारित है। हाँ, ये एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि हजारों साल पुराना ये जो स्थिर बुद्धि का विचार है, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि आज के इस तनावपूर्ण आधुनिक जीवन में हमारी मानसिक शांति और हमारी प्रोडक्टिविटी को बचाने का एक अचूक फॉर्मूला है। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि अक्सर समाज ना प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को बिल्कुल अलग-अलग खानों में बांटकर देखता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि गीता तो बस सन्यासियों के लिए है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान के दिमाग और उसकी परेशानियों की बात आती है ना, तो हज़ारों साल पहले जो समस्या थी, वही समस्या आज भी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे किसी इंसान की है। ठीक है, तो आइए इससे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इसी शब्द से शुरू करते हैं, स्थित प्रज्ञ। ये असल में है क्या? मतलब सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि इसका मूल भाव मैं समझना चाहती हूँ। तो संस्कृत का ये जो शब्द है स्थित प्रज्ञ, ये दो महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्थिर, जिसका मतलब है स्थिर, अचल या अपनी जगह पर पूरी मजबूती से टिका हुआ। स्टेडी। हाँ, स्टडी। और दूसरा शब्द है प्रज्ञ, जिसका अर्थ है बुद्धि, समझ या बहुत ही गहरा ज्ञान। तो अगर हम इन्हें मिला दें, तो स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि और समझ इतनी गहराई से स्थापित हो चुकी हैं कि बाहरी परिस्थितियां, चाहे वो कितनी भी उथल-पुथल वाली क्यों ना हो, उसे भीतर से डिगा नहीं सकती। तो मतलब ये सिर्फ किसी बात को ऊपर से जान लेना या रट लेना तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में आदि शंकराचार्य का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया गया है। मैं इसे ऐसे देख रही थी कि एक है ये जानना कि आग गर्म होती है। ये एक इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक ज्ञान है। कोई भी बच्चा किताब पढ़कर या किसी से सुनकर ये जान ही सकता है। बिल्कुल, वो एक थ्योरी है। हाँ, थ्योरी है। लेकिन दूसरा है आग से जल जाना। ये एक अनुभवजन्य ज्ञान है। मतलब जब कोई आग से जल जाता है ना, तो उसका व्यवहार हमेशा के लिए बदल जाता है। एकदम सही कहा। फिर उसे खुद को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई आग से दूर रहना है। स्थित प्रज्ञ होना उस जल जाने वाले अनुभव की तरह है, जहां ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। ये तुलना इसके असल अर्थ को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है।
ज्ञान जब तक आपके आचरण में नहीं उतरता, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। और यही वो बिंदु है जहां भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की जिज्ञासा जागती है। हम्म। अर्जुन का सवाल कोई हवाई या भारी दार्शनिक सवाल नहीं था। बिल्कुल। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि भाई आत्मा का वजन कितना होता है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, वो थियरी में नहीं उलझा। नहीं, अर्जुन का सवाल इतना व्यवहारिक था कि वो आज के किसी भी इंसान का सवाल हो सकता है। उसने पूछा कि भाई स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो असल जिंदगी में ऐसा इंसान दिखता कैसे है, भीड़ में कोई उसे पहचानेगा कैसे। देखिए, अर्जुन का ये सवाल हमें सीधे इंसान की भावना और उसके व्यवहार की तरफ ले जाता है। जी। क्योंकि असल पहचान तो यही है ना कि कोई व्यक्ति सुख या दुख पर प्रतिक्रिया कैसे देता है। उसका रिस्पॉन्स क्या है। बिल्कुल। इसके जवाब में गीता के श्लोक 54 से 72 तक जो बताया गया है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक तरह से मास्टरपीस है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है आंतरिक संतुष्टि और हर परिस्थिति में संभाव रखना। ओके। गीता कहती है कि जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है तो वो स्थित प्रज्ञ है। वो दुख आने पर टूटता नहीं है और सुख मिलने पर उसकी लालसा नहीं करता। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा और इस बात को चुनौती देनी होगी। हाँ बिल्कुल, पूछे। अगर कोई इंसान अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दे, सफलता की कोई चाहत ही ना रखे और दुख से उसे कोई फर्क ही ना पड़े, तो क्या वो एक रोबोट नहीं बन जाएगा। मतलब क्या सभी इच्छाओं को छोड़ देने का मतलब एक भावनाहीन या एकदम बोरिंग इंसान बन जाना नहीं है? आज की भाषा में कहें तो क्या ये अपनी स्वाभाविक भावनाओं को जबरदस्ती दबाना या सप्रेशन नहीं है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है और ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को इस दर्शन के बारे में होती है। देखिए, भावनाओं को दबाने या सप्रेशन का मतलब है कि अंदर तो आपके क्रोध या लालच का उबाल है, लेकिन बाहर से आप एकदम शांत दिखने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम फेक करना कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है जो आखिर में विस्फोट का ही कारण बनती है। स्थित प्रज्ञ की अवस्था सप्रेशन नहीं है। ये वो अवस्था है जहां आंतरिक पूर्णता मिल चुकी है। जब भीतर इतनी शांति भर जाती है ना, तो बाहरी इच्छाएं जबरदस्ती छोड़नी नहीं पड़ती, वे खुद ब खुद गिर जाती हैं। अच्छा, खुद गिर जाते हाँ, हैं। स्रोतों में इसका एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है, हीरे और कांच के मोतियों का। यानी अगर किसी को असली हीरा मिल गया हो तो। सही कहा। अब कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को एक असली बेशकीमती हीरा मिल गया है। क्या अब वो कांच के छोटे छोटे रंग बिरंगे मोतियों के लिए रोएगा या उन्हें पाने के लिए परेशान होगा? बिल्कुल नहीं, क्यों परेशान होगा कोई। बस, उसने मोतियों को त्यागने के लिए कोई कड़ा संघर्ष नहीं किया है। बस हीरे के मिल जाने के बाद मोतियों का जो आकर्षण था वो उसके लिए अपने आप खत्म हो गया है। स्थित प्रज्ञ ने वो भीतरी शांति का हीरा पा लिया है, इसलिए बाहरी दुनिया के छोटे मोटे सुख दुख उसे विचलित नहीं करते हैं। अरे वाह, तो ये भावनाओं को मारना नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर की समझ विकसित करना है, जहां वो जो छोटी चीजें हैं वो अपना महत्व ही खो देती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे हजारों साल पहले गीता में राग, भय और क्रोध से मुक्ति कहा गया था ना, आज का हमारा आधुनिक मनोविज्ञान उसे इमोशनल रेगुलेशन के उच्चतम स्तर के रूप में परिभाषित करता है। इमोशनल रेगुलेशन। हाँ, ये कोई रहस्यमयी या जादुई अवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसान की अपने नर्वस सिस्टम और अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरी मास्टरी होती है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है यार। मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथ इतने अमूर्त और दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए इतने जीवंत उदाहरणों का उपयोग करते हैं कि वे आज भी एकदम प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। स्रोतों ने 3 अद्भुत रूपकों का जिक्र है जो स्थित प्रज्ञ के काम करने के तरीके को समझाते हैं। पहला है कछुए का रूपक। हाँ, गीता में कहा गया है कि जैसे एक कछुआ जब चाहे अपने सभी अंगों को खोल लेता है और जब चाहे उन्हें बाहरी दुनिया से खींचकर अपने खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा सकता है। ये बहुत बढ़िया है। यह रूपक स्पष्ट करता है कि ये मास्टरी है, दमन नहीं,
मतलब कछुआ अपने अंगों को काट के फेंक तो नहीं देता ना? बिल्कुल नहीं, वो उनका इस्तेमाल करता है। हाँ, स्थितप्रज्ञ की दुनिया में रहता है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, अच्छा खाना खाता है, काम करता है। लेकिन जब बाहरी शोर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने भीतर की शांति में लौट सकता है। सही कहा। और इसी कड़ी में दूसरा रूपक और भी विशाल है, समुद्र का रूपक। हम्म। दुनिया भर की नदियां, चाहे वे कितनी भी शांत हो या कितनी भी उफनती हुई क्यों ना हो, वे सब अंततः समुद्र में ही जाकर गिरती हैं। लेकिन क्या समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर आ जाता है? नहीं। समुद्र हर नदी को स्वीकार करता है, लेकिन अपनी गहराई और अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ता। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हमारे दिमाग में गिरने वाली ये नदियां क्या हैं? बहुत सी चीजें हैं। हाँ, वे हैं हमारे स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया का शोर, बॉस की डांट या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव। एक आम इंसान इन सूचनाओं के बाढ़ में बह जाता है। बिल्कुल बह जाता है। लेकिन एक स्थितप्रज्ञ इंसान के अंदर भी ये विचार और सूचनाएं प्रवेश करती हैं। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है ना। लेकिन वे उसके भीतर के विशाल मौन को भंग नहीं कर पाते। वे आते हैं और समुद्र जैसी उस शांति में समा जाते हैं। यह एक बहुत ही सटीक आधुनिक तुलना की है आपने। और तीसरा रूपक तो सबसे अनोखा है, जो हमारे स्रोतों में से एक, जो प्राचीन ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक, उससे लिया गया है। यह एक प्रेमिका का रूपक है। अच्छा, प्रेमिका का रूपक। हाँ, यह ग्रंथ समझाता है कि जैसे कोई स्त्री जो किसी अन्य व्यक्ति से बहुत गहरे प्रेम में है, वो अपने घर के सारे रोजमर्रा के कामकाज करती है, सफाई करना, खाना बनाना, लोगों से बातचीत करना। लेकिन इन सब भारी कामों के बीच भी उसके मन के एक शांत कोने में अपने प्रेमी के साथ बिताए पलों का आनंद लगातार चलता रहता है। क्या बात है। मतलब उसका शरीर दुनिया के काम कर रहा है, पर मन का एक हिस्सा उस प्रेम में पूरी मजबूती से टिका है। स्थित प्रज्ञ भी ऐसा ही होता है। अरे वाह, ये मेरे लिए सच में एक अहा मोमेंट है। इसे हम अगर आज की आधुनिक तकनीक की भाषा में देखें तो ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की तरह है। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कैसे? जिसे हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलता रहता है ना, जो अपना काम कर रहा होता है, और उसी समय हम स्क्रीन पर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं। एंटीवायरस हमारे मुख्य काम को रोकता नहीं है। हाँ, सही कहा। जीवन मुक्ति विवेक का ये स्थित प्रज्ञ भी ठीक उसी तरह काम करता है। वो दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन स्थिर प्रज्ञा या भीतरी शांति का वो सॉफ्टवेयर हमेशा उसके बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है। ये इस रूपक को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये साबित करता है कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए आपको किसी हिमालय या जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ये मन की एक अवस्था है जिसे इसी दुनिया में सारे काम करते हुए बनाया रखा जा सकता है। हाँ, लेकिन देखिए, ये तो हो गई एक आदर्श स्थिति। असली चुनौती तो ये है कि इंसान का मन बहुत ही चंचल है। अगर हम इस रास्ते से भटक जाएं तो क्या होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे स्रोतों में श्री गीता रस रत्नाकर का जो विश्लेषण है, वो इंसान के पतन की सीढ़ियों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक और तार्किक तरीके से समझाता है। हाँ, ये गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक का विश्लेषण है, जो एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन को बताता है। देखिए, जब मन उस आंतरिक सत्य से भटककर बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित होने लगता है ना, तो पतन के 8 चरण शुरू होते हैं। ओके, 8 चरण। सबसे पहला चरण है विषयों का चिंतन, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में लगातार सोचना। जैसे मान लीजिए कोई नया गैजेट लॉन्च हुआ हो, या किसी दोस्त ने कोई बहुत महंगी कार खरीदी हो, और हम बस बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है। उस लगातार चिंतन से पैदा होती है आसक्ति, या जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। मन उस चीज से जुड़ जाता है। फिर वो आसक्ति बदल जाती है काम में, यानी एक तीव्र इच्छा में कि भाई ये मुझे हर हाल में चाहिए। और यहां से समस्या गंभीर हो जाती है। जब उस इच्छा के पूरा होने में कोई रुकावट आती है ना, तो पैदा होता है क्रोध। एक मिनट, यहाँ मैं ये समझना चाहती हूँ कि इच्छा के रुकने से इंसान को सीधा क्रोध ही क्यों आता है? मतलब उदासी भी तो आ सकती है। इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसे आज की न्यूरोसाइंस से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और एक अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन बन जाती है। ओके। जब वो अपेक्षा टूटती है तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है, और खतरे के प्रति हमारे शरीर की जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है वो है फाइट या फ्लाइट। ये फाइट रिस्पॉन्स ही असल में क्रोध है। ओह,
और एक बार क्रोध आया तो लॉजिक और समझदारी दोनों खिड़की से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्रोध से फिर सम्मोह यानी डिल्यूजन पैदा होता है। इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा तर्क करने वाला हिस्सा है ना, वो काम करना बंद कर देता है और इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। सम्मोह से फिर स्मृति भ्रंश होता है। इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, उसके संस्कार क्या हैं। इससे बुद्धि का नाश होता है, सोचने समझने की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और अंततः उसका सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वनाश हो जाता है। ये एक सीधा सीधा डोमिनो इफेक्ट है। ये चेन रिएक्शन तो हम हर दिन देखते हैं, रोड रेज की घटनाओं में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या रिश्तों के टूटने में। तो फिर इस विनाशकारी चक्र से बचने का, इसे पलटने का रास्ता क्या है? स्रोतों के अनुसार इस चक्र को तोड़ने के 2 मुख्य व्यवहारिक तरीके हैं। पहला है अभ्यास यानी लगातार प्रयास करना, और दूसरा है वैराग्य यानी अनासक्ति। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना? नहीं, वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है परिणामों से चिपके ना रहना। व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान यानी मेडिटेशन और निष्काम कर्म यानी बिना फल की तीव्र आसक्ति के अपना कर्तव्य करना, यही वो सीढ़ी है जो हमें वापस उस कछुए समुद्र जैसी स्थिरता की ओर ले जाती है। और यहीं पर आकर ये पूरा दर्शन हमारे आधुनिक जीवन से टकराता है। ये निष्काम कर्म और बिना फल की आसक्ति का जो सिद्धांत है, ये हमें सीधे आज के कॉर्पोरेट कार्यस्थल, हमारे वर्क प्लेस की कठोर सच्चाई की तरफ ले जाता है। हाँ, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज के एकेडमिक शोधपत्र में इसी निष्काम कर्म के सिद्धांत को आधुनिक मैनेजमेंट के नजरिए से परखा गया है। ये बहुत दिलचस्प रिसर्च है। बिल्कुल, शोध बताता है कि आज के प्रोफेशनल्स में तनाव और जो बर्नआउट है ना, वो इसलिए महामारी बन चुका है क्योंकि वे परिणामों या आउटकम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हर कोई बस इसी चिंता में है, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मेरा टारगेट पूरा होगा, क्या इन्वेस्टर्स खुश होंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक कड़ी आपत्ति दर्ज करानी होगी। बताइए। मतलब अगर कोई सीईओ या मैनेजर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और जो तिमाही मुनाफे होते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स, उनकी परवाह ही ना करे, तो इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसे तुरंत बाहर निकाल देंगे ना। हाँ। आज के इस केपीआई और टारगेट ड्रिवन कल्चर में, जहां हर दिन का हिसाब देना होता है, नतीजों की चिंता ना करना क्या सच में व्यावहारिक है, या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने में ही अच्छा लगता है? ये एक बहुत ही शानदार और बहुत जरूरी सवाल पूछा है आपने। और यहीं पर ये शोध पत्र कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की बात करता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, देखिए, नतीजों की चिंता ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य या टारगेट ही ना हो। लक्ष्य तय करना आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन जब आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, तब अगर आपका दिमाग सिर्फ नतीजे के डर से भरा है तो आपकी कार्यक्षमता आधी रह जाती है। अच्छा, यानी योजना बनाते समय नतीजे को देखना है, पर जब काम कर रहे हो तब उससे पूरी तरह अलग हो जाना है। ठीक यही बात है। शोध के अनुसार जो लीडर परिणाम की चिंता को खुद पर हावी नहीं होने देता, वो एक फ्लो स्टेट में काम करता है। जब संकट आता है तो एक स्थित प्रज्ञ लीडर घबराता नहीं है। गीता कहती है कि जो इंसान मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समभाव रखता है, मतलब सबको एक समान देखता है। हाँ, इसका व्यवहारिक मतलब है कि जो सफलता में अहंकार से नहीं भरता और विफलता में डिप्रेशन में नहीं जाता, वही इंसान असली कॉर्पोरेट रेजिलियंस दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडर परिणामों से अनासक्त है, वो वास्तव में बेहतर और अधिक एथिकल निर्णय ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि देखिए, जब इंसान पर टारगेट पूरा करने का अंधा दबाव होता है ना, तभी वो शॉर्टकट लेता है या अनैतिक फैसले करता है। स्थित प्रज्ञा का दिमाग उसे इन सारे दबावों से मुक्त रखकर सही फैसला लेने की ताकत देता है। ये शोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जो इंसान अंदर से समुद्र की तरह शांत नहीं है, बाहरी दबाव उसे बहुत आसानी से तोड़ देंगे। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या हमारी आधुनिक कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स में केवल जिम मेंबरशिप देने के बजाय इस कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग और अनासक्ति के मनोविज्ञान को शामिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि असली तनाव शरीर में नहीं है, वो मन के उस चेन रिएक्शन में है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन तमाम प्राचीन श्लोकों, रूपकों और आधुनिक शोध पत्रों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? स्थित प्रज्ञ होने का मतलब दुनिया की जिम्मेदारियों से भागना या सन्यासी हो जाना नहीं है। इसका मतलब है
जीवन मुक्ति विवेक की उस प्रेमिका की तरह होना जो दुनिया के बीच रहती है, अपने सारे कर्तव्य निभाती है, अपने सारे केपीआई पूरे करती है, लेकिन भीतर से एक गहरे शांत समुद्र की तरह बनी रहती है, जिसमें नदियां आकर गिरती तो हैं पर उसे डिगा नहीं पाती। ये आज की चर्चा का सच में एक बहुत ही सटीक और सुंदर निचोड़ है। ये दर्शन वास्तव में मन का वो एक्सरे है जो हमें साफ साफ दिखाता है कि समस्या कहाँ है और उसका स्थायी समाधान क्या है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान के काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। और आज की इस गहरी चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो आपको थोड़ा असहज भी कर सकता है। देखिए, आज की ये आधुनिक दुनिया हर इंसान को लगातार अपने पैशन को फॉलो करने, हर हाल में नतीजे हासिल करने और एक हसल कल्चर की अंधी दौड़ में धकेलती है। समाज हमें ये सिखाता है कि सफलता के लिए लक्ष्यों के प्रति पागलपन की हद तक जुनूनी होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परिणामों के प्रति हमारी ये जो जुनूनी आसक्ति है, ये अंधा पागलपन ही हमारे जीवन में उस स्थिर प्रज्ञा या स्टेडी विजडम को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता और उत्पादकता के असली मायने पर हमें दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।